हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मिश्राम है और आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। यह जो आर्टिकल्स होंगे वह यूपीएससी और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, स्पेशली उनके मेंस और एज वेल एज द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो चलिए शुरू करते हैं पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे। अब रिसेंटली जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा कि कल क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था, जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसको वैलिड घोषित कर दिया है। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप हेडलाइन भी देख पा रहे हो, एससी अपहोल्ड्स द रिपील ऑफ जे एंड के स्पेशल स्टेटस। अब जे एंड के को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बनी थी, ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने और इसके अलावा जो यानी जो टोटल पांच जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने अपहोल्ड किया क्या कि जो एब्रोगेशन हुआ है, जो आपने आर्टिकल 370 को हटाया है, वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ऐसा बोला गया। ठीक है। अब इसके अलावा यह भी बोला गया कि जो आर्टिकल 370 के तहत, यानी जो एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था जम्मू एंड कश्मीर को, जैसे कि अब क्या स्पेशल स्टेटस थे, जैसे कि उनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अलग से एक नेशनल फ्लैग था। ठीक है। उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो ऐसे कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस थे अंडर आर्टिकल 370, उनको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 2019 में हटाया गया था। कैसे? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का था, उसके तहत उसको हटा दिया गया था। पर क्या हुआ था, कुछ लोगों ने पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि यह जिस तरीके से यह हटाया गया है आर्टिकल 370, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर अब क्या हुआ है, जो कल के जजमेंट में यह बोला गया है कि ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वह इस आर्टिकल को अब्रोगेट कर सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए और भी आर्टिकल्स आए हैं, जैसे आप पूरे इसमें देख सकते हैं। देखिए, अब ये एक आर्टिकल है। अब इसमें भी क्या बोला गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जेएन वर्डिक्ट था, अब इसने जो स्टेट के राइट है उसको ले लिया गया है। अब इस आर्टिकल में यह बोला गया है, ठीक है, ऑमनियस एंटी फेडरल। ठीक है। और इसके अलावा और एक आर्टिकल आया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा है। उन्होंने क्या बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रिंसिपल को और स्ट्रेंथन किया गया है। तो अब आपको बेसिकली इन तीनों आर्टिकल को मैंने सम अप करके एक इसका निचोड़ निकाल के मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बेसिकली कह क्या रहे हैं, हर अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से बेसिकली हम शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया क्यों गया था और क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर जो है बेसिकली, यह क्या एक इंडिपेंडेंट नेशन था पहले से ही? तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास। ठीक है। अब देखिए, 1000 एडी के पहले क्या था, कश्मीर जो था एक इम्पोर्टेंट सेंटर था बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का। ठीक है। और जो डायनेस्ट और बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज इस जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में रूल करती थी, जैसे काराकोटा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी। यह जो डायनेस्टी थी वो बेसिकली कश्मीर रीजन पे रूल करती थी। इसके अलावा जो हिंदू डायनेस्टी थी, वह रूल करती थी 1339 तक कश्मीर पे, अंटिल उसको एक मुस्लिम रूलर शाह मीर ने हटा दिया उस हिंदू डायनेस्टी को। और जो हिंदू डायनेस्टी थी 1339 में वहां पे एंड होती है और मीर शाह वहां का पहला मुस्लिम रूलर बनता है। ठीक है। अब मीर डायनेस्टी बन जाती है। ठीक है। पर क्या होता है, इस मीर डायनेस्टी को 1587 में अकबर जो थे मुगल रूलर, वह डिस्प्लेस कर देते हैं और अब एक मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और औरंगजेब के टाइम पे भी जो एम्पायर था टोटल जम्मू एंड कश्मीर का, वह और एक्सपांड होता है। ठीक है। हाँ, कश्मीर जो है यह एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक, यह एक इंटीग्रल पार्ट था और है भी अभी भी इंडिया का।
पर क्या था, यह एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। ठीक है। अब देखिए, अब मैं मैप में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ में थोड़ा अफगानिस्तान हल्का सा टच होता है। ठीक है। यह चाइना टच होता है नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है। और पाकिस्तान टच होता है आपके वेस्ट साइड में। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस मैप में। अब क्या होता है देखिए, अब औरंगजेब के बाद क्या होता है, औरंगजेब के बाद जो मुगल रूल था, अब वहां मुगल रूल को हटा दिया जाता है और बाद में अफगान रूलर्स आते हैं, उसके बाद सिख रूलर्स आते हैं, फिर डोगरा रूलर्स आते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। 1752 में अफगान रूलर कौन, अहमद शाह अब्दाली, यह क्या करता है, कश्मीर को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है। और जो अफगान दुर्रानी एम्पायर था वह अब कश्मीर पे रूल करता है, कब तक, 1750 से 1819 तक। यह क्या करता है, अफगानी जो होता है अहमद शाह अब्दाली, वह क्या करता है, वह मुगल एम्पायर से कश्मीर को ऑक्युपाई करके एक दुर्रानी एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है, जो एक अफगान डायनेस्टी थी। ठीक है, जो रूल करती है जम्मू एंड कश्मीर पे 1819 तक। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सिख्स है, सिख अंडर द रंजीत सिंह, वह क्या करते हैं, कश्मीर को एनेक्स कर लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। और सिख जो है अंडर महाराजा रंजीत सिंह, जैसे कि मैंने बताया, वो कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह ने इसके पहले जम्मू को भी एनेक्स कर लिया होता है। ठीक है। अब सिख रूलर्स जो थे वह रूल करते हैं कश्मीर पे, जब तक, कब तक, 1846 तक। 1846 तक ही क्यों रूल कर पाते, क्योंकि तब ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में क्या करते हैं, सिक्स को हरा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश रूल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पर अब क्या होता है इसके बाद, कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट बन जाता है, किसके, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। और बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर जो था, देखो क्या होता है, जब ब्रिटिश एम्पायर ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जब सिख से कश्मीर को ले लिया था, तो उन्होंने क्या किया था, जो डोगरा डायनेस्टी है, उनके जो गुलाब सिंह जो है, उनको 75 लाख रुपीस में उन्होंने कश्मीर सौंप दिया था। और क्या होता था, डोगरा डायनेस्टी अब कश्मीर पे रूल करती थी। डोगरा डायनेस्टी, और यह क्या थी, यह एक प्रिंसली स्टेट था जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रूल होता था। ठीक है। अब इस डायग्राम में भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, यह है जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया। आप ये देख सकते हो, ईस्ट में है ये अक्साई चीन वाला एरिया, जो अब चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है। अब ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया जो ऑरेंज में दिख रहा है। ठीक है। अब महाराजा गुलाब सिंह, ये जो डोगरा डायनेस्टी के थे, उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, किसके साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कब, 1846 में। और इस ट्रीटी में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने 75 लाख रुपए देके किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कब, 1846 में। क्यों, क्योंकि वह रूल करना चाहते थे कश्मीर पे। उन्होंने कश्मीर ले लिया। ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर को एज अ सिंगल यूनिफाइड एंटिटी बनाया गई, और जिसपे डोगरा डायनेस्टी के जो गुलाब सिंह थे वह रूल करते थे, कब से, 1846 से। अब क्या होता है इसके आगे, फ्रॉम 1846 से 1847 तक क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बेसिकली रहता है, जो एक जाम्बाल राजपूत डोगरा डायनेस्टी के अंदर होता है। ठीक है। अब कश्मीर के पास भी क्या होता है, एक पार्शियल ऑटोनॉमी थी। ठीक है। जो भी जितने प्रिंसली स्टेट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उनके पास एक पार्शियल ऑटोनॉमी थी। वैसे ही कश्मीर के भी पास एक पार्शियल ऑटोनॉमी थी। ठीक है। पर जो रियल कंट्रोल था वो किसके पास था, ब्रिटिश के पास था। ठीक है। अब अब हम देखते हैं कि रूलर्स का क्या स्टैंड था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर ये एक प्रिंसली स्टेट था, और ब्रिटिश ने एक 1947 के आते आते तक, जब इंडिपेंडेंस देने की बात हो रही थी, तो ब्रिटिश ने सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दिया था। क्या चॉइस था, कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन करो,
या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, यह आपके पास चॉइस है। ठीक है। फिर क्या होता है, जो रूलर थे कश्मीर के 1947 में, यह कौन थे, महाराजा हरी सिंह। अब वह क्या बोलते, वो क्या है, बेसिकली जो महाराजा हरी सिंह थे, वह रूल करते थे जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी जम्मू एंड कश्मीर में, वह मुस्लिम थी। ठीक है। अब जो महाराजा हरी सिंह थे, वह नहीं चाहते थे कि वह पाकिस्तान या इंडिया में से किसी को भी ज्वाइन करे, वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रपोज किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का। किसको, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। पाकिस्तान ने क्या किया था, इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम आप पे लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट एज रिकॉग्नाइज करेंगे। पर बाद में क्या होता है, पाकिस्तान ही अटैक कर देता है कश्मीर पे। ठीक है। अब वो मैं आपको धीरे धीरे और आगे बताऊंगा। ठीक है। अब हम यह भी जानेंगे कि कश्मीरी पीपल का क्या एस्पिरेशंस थे, कश्मीरी पीपल क्या चाहते थे 1947 में। देखो, कश्मीर पीपल, जो कश्मीरी लोग थे, उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी ज्यादा हिस्सा लिया था। क्यों, क्योंकि वह भी ब्रिटिश रूल से आजादी चाहते थे, और साथ ही जो डोगरा डायनेस्टी थी जो रूल करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, वह उससे भी एक आजादी चाहते थे ना। कश्मीरी जो थे, उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, ना कि मोनार्की। ठीक है, उनको राजा शासन नहीं चाहिए था, उनको प्रजा शासन चाहिए था। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो था, वह एक हमेशा सेक्युलर स्टेट रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे हिंदू की भी पॉपुलेशन है, मुस्लिम और सिख, यह तीनों पॉपुलेशन पाई जाती है, और तीनों रूलर्स ने अलग अलग समय पे रूल भी किया है यहाँ। ठीक है। स्टिल यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो किसकी है, मुस्लिम्स की है ना। 1947 में इंडिया ने सजेस्ट किया था कि चलो एक काम करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट करते हैं। प्लेबिसाइट यानी जहां पे जनता खुद वोट देंगी और डिसाइड करेगी कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का पार्ट बने, क्या वो चाहते हैं कि इंडिया का पार्ट बने, या वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे। इसे बोला जाता है प्लेबिसाइट। तो 1947 में इंडिया ने क्या सजेस्ट किया था कि यार आप प्लेबिसाइट करो। ठीक है। पर दिक्कत क्या हो जाती है, पाकिस्तान अक्टूबर 1947 में कश्मीर पे अटैक कर देता है। ठीक है। अब आप ये देख सकते हो डायग्राम, ये देखो आप डायग्राम। ठीक है। पाकिस्तान के इन्वेजन का डायग्राम है। अब ये देखो, यह है जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, यह है जो ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा लेह लद्दाख वाला एरिया, और ये एनए। एनए बेसिकली क्या है, यह वह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है। अब एनए को बेसिकली हम ये भी बोल रहे हैं डाटा नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो पाकिस्तान का पार्ट है ना। अब पाकिस्तान ने क्या हुआ था, अक्टूबर 1947 को जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसको ब्रेक कर दिया, और जो ट्राइबल मिलिटेंट्स थे, उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया। ट्राइबल मिलिटेंट्स बेसिकली कौन थे, ये पश्तून्स थे। ठीक है। अब उन्होंने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पे अटैक कर दिया। ठीक है। अब इस समय क्या होता है, जो हरी सिंह थे, उन्होंने अपील किया था किसको, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री फ्री इंडिया। ठीक है। और उन्होंने क्या, और गवर्नर जनरल तब इंडिया के कौन थे, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल थे, वो यूजुअली कौन थे, माउंट बैटन थे। ठीक है। तो उन्होंने गवर्नर जनरल को अपील किया कि आप हमें आइए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है। इंडिया ने ठीक है एश्योरेंस दिया कि ठीक है हम आपकी मदद करते हैं। ठीक है। पर आपके लिए इसको, हरि सिंह को साइन करना पड़ेगा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया महाराजा हरि सिंह के द्वारा 1947 में। और ठीक है, और यह बोला गया कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हम जो जनता है जम्मू एंड कश्मीर की, उनका व्यू जानेंगे कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर ने साइन कर लिया ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, ये देखो आप देख भी सकते हो उस समय का हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर, क्या लिखा है इसमें, कश्मीरी एसिड्स टू इंडिया। ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हैं। ठीक है, आपको ये देख रहा है, ये उस समय का पेपर है। ठीक है। अब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 में। कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है। इंडियन आर्म फोर्स ने फिर क्या किया था, पाकिस्तान के खिलाफ अब रिटेलिएशन अटैक स्टार्ट कर लिया था।
क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स तब आ गई थी और वो क्या कर रहे थे, वो कश्मीर को ऑक्युपाई कर रहे थे। ठीक है। अब इंडिया एंड पाकिस्तान फोर्स, अब क्या क्या हो रहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है। कब? 1947 से 1948 के बीच में। ठीक है। अब क्या होता है, हाउएवर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, एक पार्ट ऑफ जो स्टेट जो होता है जम्मू एंड कश्मीर का, वह पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता है। अब इंडिया क्लेम करती है कि जो टेरिटरी जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई की है, जिसका नाम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यह एक इलीगल ऑक्युपेशन है। ठीक है। पाकिस्तान उस एरिया को क्या बोलता है, आजाद कश्मीर वाला एरिया। पर इंडिया उस एरिया को क्या बोलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया। नाउ, अब इंडिया क्या करती है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस के पास भी जाती है। इंडिया ने क्या किया था, ये जो डिस्प्यूट था इस एरिया को लेके, वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेजेंट किया। कब? 1 जनवरी 1948 को। ठीक है। और एक यूनाइटेड नेशन की एक कमीशन बनती है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। और यह भी होता है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वह एक रेजोल्यूशन पास करती है। कौन सा रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन 47। कब पास करती है? 21 अप्रैल 1948 को। पर प्रॉब्लम क्या थी, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था, वो बाइंडिंग नहीं था, ना कि इंडिया पे ना कि पाकिस्तान पे। ठीक है। अब यह रेजोल्यूशन बात क्या करता था, बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन 47 था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1948 में पास किया था, उसमें यह बोला गया था कि पाकिस्तान जो है, यह एक एग्रेसर स्टेट है। यानी उसने जानबूझ के कश्मीर पे अटैक किया है। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो भी टेरिटरी ऑक्युपाई की है, उसको वैकेट करना कर पड़ेगा और इंडिया को वापस करना पड़ेगा। और इंडिया को अब उस एरिया में प्लेबिसाइड करना पड़ेगा। वोटिंग करेंगे, जिसमें लोग वोटिंग करेंगे कि वह क्या चाहते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान या इंडिया में से किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। यह रेजोल्यूशन था यूएन का। पर दिक्कत क्या थी, अब बाइंडिंग नहीं था। ठीक है। अब ये जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेबिसाइड और रेफरेंडम फिर आज तक हुआ ही क्यों नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि यार हमें थोड़ा समय दो, फिर उसके बाद हम वैकेट करेंगे। पर पाकिस्तान ने कभी इस यूएन के रेजोल्यूशन 47 को कभी अमल में लाया ही नहीं। और आज भी क्या है, 1/3 ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। नाउ, अब शेख अब्दुल्ला के बारे में जानेंगे। ठीक है। और फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कश्मीर इन इंडिया यूनियन कैसे होता है। ठीक है। अब यह जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक होलिस्टिक व्यू समझ में आएगा कि कश्मीर का बेसिकली क्या इश्यू है। जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे, तब तक आपको मेन मुद्दा भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या होता है, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है। कब बनती है? 1925 में। ठीक है। और 1938 में इसको बोला जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक पार्टी भी है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस तब क्या थी, एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। और इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कि वह एसोसिएटेड थी कांग्रेस के साथ। ठीक है। अब इन्होंने एक पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि वह महाराजा हरि सिंह थे, उनके रूल के अंदर नहीं रहना चाहते थे। ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे। ठीक है। अब महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया था 1948 में। ठीक है। तब क्या हुआ था, जो शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट जो थी वहां की, जम्मू एंड कश्मीर की, वहां का एज ए प्राइम मिनिस्टर का टाइटल ले लिया था। ठीक है। अब शेख अब्दुल्ला जो थे, वह अगेंस्ट थे कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को ज्वाइन करे। पर वह क्या चाहते थे कि एक रेफरेंडम हो, ताकि वहां के लोग ही डिसाइड करें कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं। और इसलिए वह डिले कर रहे थे कि उन जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सेशन है, वह इंडिया में ना हो पाए। ठीक है। अब जो प्रो इंडियन अथॉरिटीज थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने क्या किया, अब इस समय में जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर जो थे शेख अब्दुल्ला, उनको वहां से हटा दिया, उनको अरेस्ट कर लिया। और अब क्या होता है, अब एक नई जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट बनती है और वह रेटिफाई करता है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। ठीक है। और क्या होता है, 1957 में कश्मीर को फॉर्मली इनकॉर्पोरेट किया जाता है इंडिया के यूनियन में। यानी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है।
ठीक है। अब ये देखो, इसमें भी आप देख सकते हो, ये देखो जैसे कि मैंने बताया था, ये ऊपर अफगानिस्तान जो टच हो रहा है, ये देखो मैं बार बार मैप क्यों दिखा रहा हूँ। आपके एग्जाम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो कंट्रीज है वह टच करते हैं। तो ये देखो, नॉर्थ में अफगानिस्तान टच कर रहा है, फिर ठीक है, फिर ईस्ट आप वेस्ट में देख सकते हो पाकिस्तान टच करता है, ठीक है। फिर आप ईस्ट साइड में देख सकते हो चाइना टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे रीजन, ये सारे रीजन्स है। अब यहाँ पे देखो आप, सक्षम वैली बेसिकली है। अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा सक्षम वैली क्या है। आपको याद रखना है इसका लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि ज्योग्राफी में इसका क्वेश्चन बनेगा। ये देखो सियाचिन ग्लेशियर, जिस पे अभी बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो रहा था, ठीक है। और ये देखो अक्साई चीन वाला एरिया। ये देखो, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया ना, आप याद रखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ पे है सक्षम वैली, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, ठीक है, काराकोरम रेंज कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, अब बेसिकली क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अब इसके वजह से तीन वॉर होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कब कब? 1947 में, 1965 में और 1971 में। इसके अलावा एक वॉरलाइक सिचुएशन भी होती है 1998 में, जिसको हम कारगिल वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। अब 1950s में क्या होता है, अक्साई चीन वाला एरिया, ठीक है, अब चाइना ऑक्युपाई कर लेता है ईस्टर्न कश्मीर को, जिसको अभी मैंने दिखाया था आपको, जो अक्साई चीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया जैसे आप देख रहे हो, ये अक्साई चीन वाला एरिया, इसको चाइना ऑक्युपाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि देखो 1962 में वॉर होती है इंडिया के साथ, ठीक है। चाइना इंडिया की वॉर होती है 1962 में, जिसमें चाइना ऑक्युपाई कर लेता है एक्साई चीन वाला एरिया। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, वह भी सक्षम वैली चाइना को दे देता है। कहाँ पे? काराकोरम रेंज वाले एरिया में। ये देखो, पाकिस्तान क्या करता है, सक्षम वैली वाला एरिया चाइना को दे देता है। और सक्षम वैली वाला एरिया कहाँ पे आता है? ये काराकोरम रेंज वाले एरिया में आता है, ठीक है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम क्या जानेंगे, देखो, कश्मीर को एक ऑटोनॉमी दी जाती है, एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है आर्टिकल 370 के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 35A। अब मैं इन दोनों आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 370 बेसिकली क्या है, यह एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, जिसके तहत एक ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती है जम्मू एंड कश्मीर को एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो स्टेट है अब क्या होता है इसमें, एक स्पेशल स्टेटस में क्या दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा क्या दिया गया, जो भी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वह अप्लीकेबल नहीं होंगे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। यह बोला गया आर्टिकल 370 के अंदर। यह बोला गया कि जो लॉ पास किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, वह जम्मू एंड कश्मीर को तभी अप्लाई होंगे जब जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है, वह उन लॉज को असेंट देगी, उन लॉज को अप्रूव करेगी, तभी पार्लियामेंट के लॉ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगे। इसके अलावा जो नॉन कश्मीरी इंडियंस है, वह कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे। यह कुछ स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंदर, ठीक है। पर दिक्कत क्या थी, आर्टिकल 370 के वजह से ही क्या हो रहा था, एक फुल इंटीग्रेशन जो जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया में हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। अब इसके अलावा, अब मेजर ग्रीवांसेस बेसिकली कश्मीरी लोगों के क्या थे, देखो, कश्मीरी लोग चाहते थे कि प्लेबिसाइट हो, वोटिंग हो, और वो लोग खुद डिसाइड करें कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इसके अलावा वो लोग चाहते थे कि हमको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है 1948 के बाद, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कश्मीरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अब देखो, यह कॉन्फ्लिक्ट भी क्यों जरूरी है, यह आपको सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, प्रोसीजर एक्चुअली चल रहा क्या है। देखो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार जब प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला, क्या होता है, आफ्टर टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर,
शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, एक मेजर लैंड रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, दिक्कत ये हो जाती है कि उस शेख अब्दुल्ला के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? कश्मीरी स्टेटस के ऊपर। ठीक है। और इसके चलते क्या होता है, शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया जाता है 1953 में और उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब जो 1953 से 1974 वाला जो एरिया, जो पीरियड था, अब उसमें क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो थी उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ठीक है। और इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो थी, वह काफी ज्यादा अब क्या कर रही थी, कांग्रेस के साथ सपोर्ट मिलके, कांग्रेस के साथ सपोर्ट पाके वह रूल कर रही थी। और शेख अब्दुल्ला क्या थे, वह यूजुअली जेल में थे और आउट ऑफ पावर थे। ठीक है। और कांग्रेस जो था उनका डायरेक्ट कंट्रोल था गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट पे। फाइनली क्या होता है, 1974 में इंदिरा गांधी जी एक एग्रीमेंट रीच करती है शेख अब्दुल्ला के साथ, और शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है स्टेट का। ठीक है। अब क्या होता है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरीके से रिवाइवल होगा 1977। अब शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से रिवाइव करते हैं और इलेक्ट होते हैं विद द मेजोरिटी 1977 में। पर दिक्कत क्या हो जाती है, 1982 में वह मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाती है। अब उनके सन जो है फारूक अब्दुल्ला, उनके अंडर लीडरशिप आ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। पर क्या होता है, सून जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ठीक है। और क्या होता है, सेंटर का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कश्मीर में, और जिसके वजह से कश्मीरियों में एक रिसेंटमेंट वाली फीलिंग आ जाती है कि यार ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। ठीक है। अब क्या होता है आगे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 में एग्री करती है कि वो एक इलेक्टोरल क्या करेगी, अलायंस बनाएगी कांग्रेस के साथ और इलेक्शन को लड़ेगी। पर अब दिक्कत क्या हो जाती है, 1987 में असेंबली इलेक्शन होते हैं। अब असेंबली इलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, वह क्या होती है, वो जीत जाती थी। जो उनकी कोलिशन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कोलिशन था, वह जीत जाता है 1987 के इलेक्शंस। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग थे बहुत ज्यादा यह बोल रहे थे कि आपने इलेक्शन जो है उसको फिक्स किया था, उसको रिग किया था, इलेक्शन जो थे फेयर मैनर में कंडक्ट नहीं हुआ थे। अब इसके वजह से क्या होता है, एक लोगों में बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट आ जाता है कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से क्यों रूल कर रहे हो। ठीक है। और यह एक 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 इमेज प्रोजेक्ट की होती है कि जो स्टेट है वो बहुत इनएफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर रहा है उस रीजन को। ठीक है। अब इस समय क्या होता है, 1989 तक आते आते क्या होता है, मिलिटेंट मूवमेंट काफी ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और एक सेपरेट कश्मीरी नेशन की एक डिमांड उठना चालू हो जाती है लोगों में। ठीक है। और यह सारा कैसे हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और इसके वजह से एक सेपरेट नेशन की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। अब जो लोगों की सिंपैथी थी, अब इंडिया के साथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्शन रिगिंग हो रही थी या जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से लोगों में गुस्सा आ गया था। और अब उनकी जो जो सिंपैथी थी, अब वो इंडिया के साथ नहीं थी। जो टेररिस्ट और मिलिटेंट थे, उन्होंने क्या किया था, जो हिंदूज थे कश्मीरी वैली से, उनको वहां से भगा दिया गया था। ठीक है। और यह उनको क्यों भगाया गया, क्योंकि अगर कल जाके प्लेबिसाइड होता है तो सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन ही उसमें वोट कर पाए। ठीक है। अब इंडिया ने इम्पोज किया था 1990s में एक आफ्स्पा एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यह एक्ट बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आफ्स्पा एक्ट को इम्पोज किया गया था 1990 में इंडिया के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अब क्या होता है, नंबर ऑफ इयर्स तक, काफी लंबे समय तक क्या होता है, स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट रूल के अंदर होता है और इसको आर्म्ड फोर्सेस कंट्रोल करते हैं उस स्टेट को। कौन से? आस्पा एक्ट के तहत। ठीक है। अब क्या होता है, इस पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा वॉयलेंस होता है, इंसर्जेंसी होती है, काफी ज्यादा आर्मी एक्शंस होते हैं।
अब क्या होता है 1990 और उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है 1990 उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, लोगों का ट्रस्ट ही उठ जा रहा है अब गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब 1987 के बाद क्या होता है, एक प्रो इंडियन सेंटिमेंट कश्मीरी पीपल में वह पूरी तरह से टिल्ट हो जाता है, किसके तरफ, कश्मीरी सेपरेटिज्म की तरफ, कि हमको एक आजाद कश्मीर चाहिए, ऐसा अब उनमें एक भावना आ जाती है। और इसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट होता है, ठीक है। फाइनेंस पाकिस्तान अपना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मिलिटेंट को सपोर्ट कर रहा है, इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और यह सारा कैसे कहाँ पे हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वहां पे यह सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब 1996 में क्या होता है, असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अंडर फारूक अब्दुल्ला वह पावर में आती है, और डिमांड करती है क्या, कि ज्यादा हमको ऑटोनॉमी दो जम्मू एंड कश्मीर को। पर अब क्या होगा, 2002 में फिर से इलेक्शन होंगे, जिसमें कांग्रेस जो है वह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गवर्नमेंट बना के फिर से पावर में आएगी। अब 2015 में क्या होता है, बीजेपी और पीडीपी, जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो एक अलायंस बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन में जीत जाते हैं, और बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब यह सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद बेसिकली ये होता है कि 2018 में प्रेसिडेंट रूल्स वापस से लग जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है, ठीक है। गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल जैसा मैंने बताया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लग जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है, ठीक है। 2019 में अब आगे क्या होगा, अब मैं आपको ग्रेजुअल डेवलपमेंट बताता हूँ। देखो अब क्या होता है, अब आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। हम्म, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आर्टिकल 370 और क्या चेंजेस लाए गए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के द्वारा। अब अगस्त 5 को क्या होता है, जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वह अनाउंस करते हैं राज्यसभा में, क्या अनाउंस करते हैं, कि अब क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करेंगे एक ऑर्डर जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 अंडर आर्टिकल 370। और इसके तहत क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है इंडिया के, वह जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे। यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आता है 2019 का, वह रिप्लेस कर देता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को, जिसने एक स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। और क्या होता है, जो सारे प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अब वह जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे। इसके अलावा जो 1954 का ऑर्डर था, वह क्या, उसने क्या बोला था, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ कुछ ही आर्टिकल अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, और इसके वजह से क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन आ गया था, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो अब इस बार जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 2019 में, उसने उसको खारिज कर दिया, बोला कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट ने जब इशू किया था ये ऑर्डर, यह कैसे इशू किया था, गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्करेंस में। अब बेसिकली क्या है, जैसा मैंने बताया था 2018 में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को ये कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, और गवर्नर रूल के अंदर आ गया था। और गवर्नर बेसिकली उसने इस ऑर्डर को हामी भरी थी, उसने अलाउ किया था, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर इशू किया था, यह कॉन्करेंस में इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इसका मतलब क्या है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्टेटस क्या है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी से तो दो यूनियन टेरिटरी क्रिएट हुई थी। अब देखो क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, दो यूनियन टेरिटरीज क्रिएट होती है, एक है जम्मू एंड कश्मीर की और एक है लद्दाख की,
अब जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ऐसा बोला गया। और जो लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी, ऐसा बोला गया। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया। ठीक है। अब यह इससे क्या होगा, जो इंडियन पार्लियामेंट के जो लॉज है वह अब इंडियन पार्लियामेंट भी एनेक्ट कर पाएगी लॉ, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के सब्जेक्ट्स पे। ठीक है। अब इसके अलावा हमें ज्योग्राफी के से रिलेटेड भी एक चीज जाननी है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें लेह और कारगिल के डिस्ट्रिक्ट नहीं आते हैं। लेह और कारगिल बेसिकली कहाँ पे आता है, यह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें बेसिकली कितने सीटें हैं, 114 सीटें हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और भी हम जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो जानेंगे। अब जैसे कि मैं आर्टिकल 370 के बारे में भी आपको जो बता चुका था अभी, कि क्या, आई होप कि मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि अब आर्टिकल 370 क्या बोलता था कि इंडिया के जो लॉज है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेंगे, और पार्लियामेंट जो है या तो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसका जुरिस्डिक्शन जो होगा वह लिमिटेड मैटर में होगा। पर अब क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। अब पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, इंडिया के सारे जो लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है वो सारे अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होंगे। ठीक है। पहले जो जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, उनको एक ऑटोनॉमी थी, वह हटा दी जाएगी। अब जो सारे रेसिड्यूरी पावर होंगे वह स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे। ठीक है। अब यह सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा जो आर्टिकल 35A, वह भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी। अब आर्टिकल 35A में क्या बोला था, परमानेंट रेसिडेंट की बात करता है आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A क्या बोलता था कि जो परमानेंट रेसिडेंट है सिर्फ उन्हीं के पास राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए वह एलिजिबल थे, कौन, जो परमानेंट रेसिडेंट थे। पर क्या हुआ, आर्टिकल 35A को भी हमने अब हटा दिया। अब बाहर के लोग भी आके क्या कर सकते हैं, वह प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अब यह सारी चीजें थी। अब क्या होता है, 2023 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल आता है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला था, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से होता है। अब बेसिकली देखो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अब जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, अमेंडमेंट जो हमने किया गया 2023 में, अब इसमें क्या होता है, सीटें जो है वह बढ़ा के कर दिए 114। ठीक है। और 24 सीटें हैं वह रिजर्व होगी किनके लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हैं, जो रेफ्यूजीज है, उनके लिए 24 सीटें रिजर्व हो। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, देखो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की जम्मू एंड कश्मीर की, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो नंबर ऑफ सीट्स थे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू रीजन में, उसको भी बढ़ा दिया गया है। कितना, 37 से 43 कर दिया है। जम्मू के रीजन में भी सीट्स बढ़ा दी गई है। ठीक है। कश्मीर के रीजन में भी जो सीटें थी वह बढ़ा दी गई है, 46 से 47 कर दिया गया है। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर जो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का, वह अब नॉमिनेट कर पाएगा 2 मेंबर को, जो कि कौन होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे, कहाँ से, लेजिस्लेटिव असेंबली पे। ठीक है। और वह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह नॉमिनेट करेगा एक वुमेन को भी असेंबली में। ठीक है। अब कश्मीरी माइग्रेंट बेसिकली कौन है, यह जो बिल है वह बताता है कि कश्मीरी माइग्रेंट कौन है। कश्मीरी माइग्रेंट बेसिकली वह लोग हैं जो कश्मीर वैली से आए हैं। ठीक है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। कब, 1 नवंबर 1989 में। ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट कौन थे, जो माइग्रेट कर गए कश्मीर वैली से, जो चले गए, जो निकल गए कश्मीर वैली से। कब, 1 नवंबर 1989 में। ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो मैंने ऊपर भी बताया था, क्योंकि मिलिटेंसी चालू हो गई थी, इंसर्जेंसी चालू हो गई थी, इसलिए क्या हो गया था, बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित्स बोलो, जो हिंदूस थे, वह माइग्रेट कर गए थे कश्मीर वैली से। ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर एक रिजर्वेशन बिल और जो एक अभी एक एक्ट बन गया 2023, अब यह क्या बोलता है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जो सॉरी, ठीक है, ये जो बिल ही है अभी फिलहाल,
जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 बेसिकली यह क्या बोलता है, यह अमेंड करता है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। अब बेसिकली जो रिजर्वेशन एक्ट था 2004 जम्मू एंड कश्मीर का, वह क्या बोलता था, रिजर्वेशन जॉब्स में, ठीक है, किन किन को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। पर अब क्या हुआ, जो रिजर्वेशन, जो जेएन के रिजर्वेशन बिल है 2023, उसमें यह बोला गया, जो टर्म है उसको अब रिप्लेस करके लाया गया है कि अभी जो रिजर्वेशन मिलेगा वो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलेगा। ठीक है, जो पहले टर्म था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन टर्म्स को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बिल जो है वह अमेंड करेगा रिजर्व, जो अभी जैसे मैंने आपको बताया है अभी, सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट, यह जो नॉमनक्लेचर था, जो टर्म था वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, उसको रिप्लेस करेगा, क्या लेके आएगा, बैकवर्ड क्लास। ठीक है, और बिल प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, 7 सीटें किसको, शेड्यूल कास्ट को, और 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स को, कहाँ पे, असेंबली। तो ये सारी चीजें थी आज के आर्टिकल में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब अगर आपने इस आर्टिकल को पूरी तरह से समझ लिया, आपको फिर इस आर्टिकल के बाहर कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, बस इतना आपने पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, इसके बाहर कुछ एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, और इसके अलावा अब जो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, इसमें क्या है, बेसिकली यह भी बोला गया है, ये जो आर्टिकल है, ओमनियस एंटी फेडरल सुप्रीम कोर्ट जैन के वर्डिक इम्पेरिल्ड द राइट ऑफ द स्टेट, बेसिकली इसमें ऑथर यह बोलता है कि आपने क्या किया है, आपने जो फेडरलिज्म, जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका पार्ट है, उसको आपने दरकिनार कर लिया, उसको आपने तो देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कैसा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि फेडरलिज्म को हम रिस्पेक्ट करेंगे। फेडरलिज्म क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर है, और दोनों अपने अपने पावर और अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हथियाएगी नहीं, उसके पावर को हथियाएगी नहीं। ठीक है, और दोनों अपने अपने पावर, अपने अपने जो सब्जेक्ट्स है अलग अलग, उसमें वह काम करेंगे। जैसे आपको पता होगा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे 3 लिस्ट होती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह लॉ बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के लॉज में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं जिसको फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करेंगी। पर ऑथर क्या बोलता है, आपने जो आर्टिकल दिया, जो 370 को हटाया, बेसिकली आपने फेडरल स्ट्रक्चर को ही हटा दिया, आपने फेडरलिज्म को ही हटा दिया। तो इस तो ऑथर ये क्रिटिसाइज करता है कि आपने जिस वे से यह आर्टिकल हटाया है वह सही नहीं है। तो ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल में आपको फेडरलिज्म के एंगल से ही यह पूरा आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और फेडरलिज्म क्या है, मैंने अभी आपको अभी 2 मिनट पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, फेडरलिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है, पर स्टिल यूनिटरी बायस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो यह थोड़ा बहुत लेंदी आर्टिकल हो गया, पर बहुत इंपॉर्टेंट था ये।